आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में इस पूरी वीडियो में आज हम देखेंगे और कंप्लीट रियल नंबर से जो टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ा सा हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। इसमें बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है और उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके जो एप्लीकेशंस रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या होगा, एचसीएफ फाइंड करना एंड एलसीएम फाइंड करना। और अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ आपको दिया हुआ है तो किस तरीके से हम उन नंबर्स के मल्टीप्लाई में और एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई में रिलेशन हम बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा कि कोई भी आपको एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, यानी जैसे √3 है, √2 है, √5 है, तो इन नंबर्स की इरेशनलिटी हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ये नंबर हैं जो वो इरेशनल नंबर है, तो क्या कंडीशंस हमारे पास रहेंगी, तो क्या प्रोसीजर है, इस कंप्लीट जानकारी को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं कि रियल नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं। तो रियल नंबर अगर हम बात करें डेली लाइफ में जो आप नंबर देखते हैं, जो आप महसूस करते हो, आप देखते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वो सभी नंबर आपके क्या हैं, वो रियल नंबर हैं। और अगर मैथमेटिक्स के नज़रिए से बात की जाए कि रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर एक्चुअली में वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिटेल से अब इसकी जानकारी हम इस पूरी वीडियो में लेंगे, तो शुरू से एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रियल नंबर है उनको दो टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, रेशनल नंबर है, और दूसरे जो आपके नंबर होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q से मतलब है कि उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम लिख सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और इसमें एक कंडीशन दी हुई होती है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और जनरली अगर हम बात करें कि जो रेशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर रेशनल नंबर के अंदर भी कई तरह के नंबर आते हैं, किस किस नंबर को हम रेशनल नंबर के अंदर रखते हैं, तो उन सभी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम जैसे नेचुरल नंबर है, तो जो काउंटिंग नंबर आपके जो होते हैं जिनको आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हो, नेचुरली जो नंबर है वो आपके क्या है, नेचुरल नंबर। और इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6, तो इन्फानाइट मतलब कहाँ तक इनको ले आया जा सकता है, इन्फानाइट तक इनको ले आया जा सकता है। यानी इनकी बात करें तो हम 1 2 3 सो ऑन टू इन्फानाइट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो आपके होंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ 0 इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर के अंदर, लेकिन होल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है। इन 0 1 2 3 टोटल सो ऑन इनफाइनाइट तक ये नंबर आपके चलेंगे। बस इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। इसके बाद बात करें हम इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर यानी जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी आपके नेगेटिव नंबर हैं और 0, इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं, यानी नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर का सेट बनाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, इन तीनों में डेसिमल्स नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी इनमें डेसिमल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे भी आपके जो 1 2 3 हैं, यानी अगर जैसे 1.1 की बात करें तो वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, ना ही वो आपका होल नंबर होगा और ना ही वो आपका इंटीजर होगा। यानी इन तीनों में, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, इन तीनों में आपके जो नंबर रहेंगे वो नॉन डेसिमल नंबर रहेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम जिसको नहीं लिख सकते हैं वो नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन के जरिए बात करेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपकी कितने तरह की होती है, किस तरीके से नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, तो चलते हैं। तो आइए अब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे आपके वो दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग,
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसको, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी एक ऐसा डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है या रुक जाता है, या 1 प्लेसेस बाद या 2 प्लेस बाद या 3 प्लेस के बाद या 4 प्लेस के बाद कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाता है, यानी वो टर्मिनेट हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, यानी आफ्टर 4 प्लेसेस या 5 प्लेसेस या 2 प्लेसेस, तो वो जो आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपकी क्या है? टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 3/5। अगर हम 5 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यह 0.6, यानी यहाँ पर पॉइंट के 1 प्लेसेस बाद ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक गया है, यानी यहाँ पे कंप्लीट नंबर डिवाइड हो चुका है, तो ये आपके क्या है? टर्मिनेटिंग है। और उस तरीके से अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 1/3, अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में ये पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद लगातार चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, यानी रुकेगा नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहां पर हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 ... चलता रहेगा, यानी कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहां पर इसको रोकने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे बार बार रिपीट ना करें, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार, यानी इस पर बार लगा दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा? इससे पता चलता है, शो करता है कि बार बार 3 का ही रिपीटेशन चल रहा है। तो उस तरीके से अगर नॉन टर्मिनेट की बात करें तो नॉन टर्मिनेट को भी 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि यहां देखते हैं, एक आपका होता है यहां पर रिपीटिंग होगा, और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग। और देखिए रिपीटिंग का मतलब क्या है कि अगर ये जैसे इस तरीके से हमने एग्जांपल में देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अब कहीं नहीं रुक रहा है, लेकिन इसमें एक डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? ये रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें किसी एक प्लेस का या कहीं 2 प्लेस का या कहीं 3 प्लेस का क्या होगा? लगातार रिपीटेशन चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वो रिकरिंग हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है वही नंबर या वही डिजिट, वो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग में क्या रहेगा? यानी वो जो हर बार जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा वो रिपीट नहीं होगा, यानी कभी कुछ, तो उसमें जो डिजिट है वो क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? नॉन रिपीटिंग। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर जैसे रिपीटिंग है तो ये भी आपका क्या है? एक टाइप से रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होगा, इसको भी हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हम 9th क्लास में देखा था, और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग अगर है तो आपका क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग है, वो अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं उसमें डिजिट, यानी नॉन रिकरिंग है, यानी पॉइंट के बाद ना तो आपके वो जो है टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा वो कैसा नंबर होगा? वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये एक आपका इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बात करें तो जैसे कि 0.3, 03, 003, 003, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? देखो हर प्लेस के बाद जैसे 3 है, फिर 0 है, फिर अगला क्या है? 3 है, बट यहाँ पर फिर 0, यानी जो आपके डिजिट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका ये जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। तो हमने देखा कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो आपके P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी जो रेशनल नंबर है वो आपके टर्मिनेटिंग भी होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होंगे? वो आपके रिपीटिंग होंगे। लेकिन जो इरेशनल नंबर हैं वो आपके क्या रहेंगे? नॉन रिपीटिंग रहेंगे, उनमें जो डिजिट है डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होगा। तो हमने ये रियल नंबर के बारे में बेसिक सी जानकारी, जो छोटी सी जानकारी जरूरी थी हमारे लिए चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो वो जानकारी हमने ली। तो आगे हम अपने चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं?
कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो प्राइम नंबर जो आपके होते हैं जिनमें केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड जाता है, यानी जो केवल अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर आपके क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी जो 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो, और 1 और अपने आप के अलावा किसी और तीसरे नंबर से भी अगर डिवाइड होते हैं तो उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज, या उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स में, प्राइम नंबर में उसके क्या किए जाए, फैक्टराइज किए जाए, और एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने लिया 6, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, और जब 6 कंपोजिट नंबर है तो सीधी सी बात है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, बिल्कुल, एक तो 1 खुद और एक 6। अच्छा, जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उसमें ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है वो हमें देखना होता है। यानी वो देखेंगे, जैसे 6 है तो 6 में कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहे हैं, तो देखेंगे 2 से जा रहा है, 2 3 6, 3 से जा रहा है 1, और अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, लिखें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 3, और ये जो रहेगा यानी जो फैक्टराइजेशन जो रहेगा वो 6 के लिए ही रहेगा। 2 × 3 वो किसका होगा, 6 का ही होगा। यानी ऐसा नहीं होगा जो 2 × 3 है वो किसी और कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो यही ये थ्योरम हमें बताना चाहती है, कहना चाहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, फैक्टराइज किया जाए जो प्राइम नंबर में हो, यानी उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो किस में हो, प्राइम नंबर में हो, और एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो वो फैक्टराइजेशन है वो कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी हर नंबर के लिए जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, यूनिक है। ऐसा नहीं है कि जो 6 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन 2 और 3 के उसमें है तो कहीं और जाकर 6 के अलग हो जाए, या 2 और 3 किसी और का फैक्टराइजेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो ये फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ किसके लिए रहेंगे, 6 के लिए रहेंगे। तो यही बात इस थ्योरम के जरिए हमें बताई गई है। बाकी हम अब तक फैक्टराइजेशन के बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो रूट नॉलेज जो मिलती है वो मिलती है कि किस चीज को कहाँ से लिया गया है। अच्छा, इसमें एक बात हो गई, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब कि उसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, आप उसमें 3 × 2 लिख दें या 2 × 3 लिख दें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब इसके हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो देखो, इसके एप्लीकेशन में हम निकालना सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम कैसे निकालेंगे एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम किन्हीं नंबर्स का हम कैसे निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी नंबर्स का सेपरेटली हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3, और फिर इसके बाद हम निकाल लेते हैं 72 के फैक्टराइजेशन, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36, एंड 2 से डिवाइड करेंगे कितना 18 होगा, एंड 2 से डिवाइड करते हैं 9, एंड 3 से डिवाइड करेंगे 3, एंड 3 1 × 3, और उसी तरीके से हम 120 के फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ये 60, 2 से 30, एंड 2 से कितना होगा 15, एंड 3 से कितना होगा 5, एंड 5 से कितना होगा 1 टाइम्स। अब यहां पर हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी वो संख्या जिनसे इन सभी में डिवाइड दिया जा सकता है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से डिवाइड दिया जा सकता है, 6 से 72 से 120 से। यानी कहने का मतलब है कि एचसीएफ में हमें वो नंबर निकालना है बड़े से बड़ा जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकें, और एलसीएम का मतलब है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से डिवाइड जा सकता हो। तो देखो कैसे करेंगे, एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए क्या करना है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इनके फैक्टराइजेशन को यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 के लिख लेते हैं 2 × 3, और जो 72 के फैक्टराइजेशन है उसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई, यानी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और उसके बाद 3 × 3, और फिर उसके बाद देखते हैं हम 120,
और 120 की जो फैक्टराइजेशन है वो कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 इंटू 5। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, एचसीएफ के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करना है। अगर हम इसको ऐसे रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इनको पावर नोटेशन में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ के लिए हमें जो कॉमन होगा तीनों में वही फैक्टर हमको लेने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं कुछ और कॉमन है, कोई और प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है जो इसके फैक्टराइजेशन में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी जो 3 है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये 3 एक इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, यानी 3 जो तीनों आपके फैक्टराइजेशन है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। और उसके बाद कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तीनों में, तो इसलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कितना 6। जो 6 जो होगा वो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा, यानी 6 ही वो नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है जिनसे इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम के लिए, अब एलसीएम के लिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नंबर लेंगे। तो कॉमन हमें पता है क्या, एक तो 2 आ रहा है तीनों में, और उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को 2 बार लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, इसके बाद क्या बचता है, अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लो। इधर क्या बच रहा है, 3 और इधर क्या है 5। और अब इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 सा 15, 30, 60, 180 और 360 जो रहेगा वो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम रहेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और पावर नोटेशन के जरिए भी हम निकाल सकते हैं। पावर लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में कम से कम जो पावर आ रही है वो कॉमन क्या आ रही है, तो आपका क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। तो पावर नोटेशन के जरिए भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी बड़े प्यार से आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एचसीएफ है, एलसीएम है, और ये जो नंबर जिनका हम एलसीएम निकालते हैं तो उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम यहां देखेंगे। जैसे कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एचसीएफ है और वो दोनों नंबर है, फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फिर आप एलसीएम निकालने के लिए क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में एचसीएफ। या फिर आपके पास क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, दोनों नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो आइए इससे देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4। ये जो 96 और 404 है उसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 4 है। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर आपको दे रखे हैं इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये हमको सॉल्व करना है, जो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला जो बताया था। फॉर्मूला है एलसीएम, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। अब देखिए नंबर क्या क्या है आपके पास, एक तो 96 है, 96, 404 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ है हमारे पास 4, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कितना होगा 101। 96 इंटू 101 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 96। तो ये आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, एलसीएम इन दोनों नंबर्स का। तो इस तरीके से जब आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है, या एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएम निकालना है, तो इस फॉर्मूले के जरिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर हम प्रूव करना सीखेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे हम शो करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि √3 को आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है।
ये बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको क्या करना है, कैसे करना है, तो ओरली पहले मैं आपको इसके स्टेप बता देता हूँ, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके देखेंगे। तो देखिए, अगर हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि जो √3 है वो रेशनल नंबर है। वो जब वो रेशनल नंबर हम उसको मानेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे। और जब हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ स्टेप के बाद में हम क्या दिखाएंगे कि P और Q के दोनों के क्या है, फैक्टर निकला है, कॉमन फैक्टर निकला है दोनों का। और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमने तो माना था पहले कि दोनों कैसे हैं, P और Q को प्राइम इंटीजर हैं, लेकिन यहां पर हमने दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल दिया, 1 के अलग कोई और निकाल दिया हमने। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एजप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। यानी हम खुद अपने ही बात के लिए क्या हुए, गलत सिद्ध हो गए कि हमने ये जो मान लिया है कि जो √3 है वो रेशनल है, ऐसा नहीं है। यानी वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी विरोधाभास है। यानी जो हमारी पहले बात कही गई थी उसमें क्या है, विरोध उत्पन्न हो चुका है। यानी वहां पर जो बात है हमारी वो गलत है कि वो रेशनल नंबर है, और इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो आपका इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, इसको हमें रेशनल मानना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर। हम इसको क्या करते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। और जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो हमें क्या करना होगा, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना होगा। यानी नाउ √3 इज इक्वल टू P/Q। इसको हमने क्या किया, P/Q की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर जो Q है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है, बताया था मैंने सबसे पहले कि जो P/Q की फॉर्म में जब है रेशनल नंबर तो Q 0 के बराबर नहीं होना है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो उसको 0 के बराबर नहीं रखना है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है, को प्राइम ऐसे इंटीजर होते हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 7, अब 5 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, यानी वो कॉमन नंबर जिनसे जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे वो कौन सा है, वो केवल 1 है। 1 के अलावा कोई भी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए 5 और 7 क्या है, को प्राइम इंटीजर है। इसीलिए ऐसे ही यहां पर जो P और Q को हमने माना है, क्या माना है, को प्राइम इंटीजर, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना है। फिर आगे करते हैं, √3Q इज इक्वल टू P, हम इसको लिख लेते हैं, यानी डिवाइड से यहां पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। और फिर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर, यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है। तो उस कंडीशन में 3Q² इज इक्वल टू क्या होगा, P²। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, यानी जो 3 है इधर किस में है, मल्टीप्लाई, और जब इसको यहां से ट्रांसपोज करेंगे तो वो P को क्या करेगी, P² को डिवाइड करेगी, और जब वो P² को डिवाइड करेगी तो वो P को भी डिवाइड करेगी। यानी जब कोई भी एक नंबर, इसमें आपकी थ्योरम 1.3 है, उसमें बताया गया है स्पष्ट तरीके से कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो है 3 डिवाइड्स P² एंड 3 डिवाइड्स P आल्सो, यानी वो P को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद देखिए, अब इसको क्या करते हैं, हम यहां पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और यहां पर P पर हमें क्या करना है, कोई एक अलग इंटीजर पुट करना है। तो पुट P इज इक्वल टू 3C। अब देखिए, जैसे कि अब हमें यहां पे √3 प्रूव करना है, तो हमने क्या लिया, 3 के मल्टीपल में लिया। अगर यहां √5 होता तो 5 के मल्टीपल में लेते, और जहां पर C क्या है, कोई इंटीजर है। तो पुट P इज इक्वल टू 3C इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। अब इसे पुट करते हैं, तो 3Q² इज इक्वल टू P की जगह पे क्या पुट करना है, 3C का स्क्वायर,
और ये क्या होगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है और इधर क्या आएगा डिवाइड में, यानी जो 3 है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और जब q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स q आल्सो। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स p, 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं, p को, यानी p किससे डिविजिबल है 3 से, और यहां देख रहे हैं q किससे डिविजिबल है 3 से। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो p और q है दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 है। p और q का जो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, लेकिन हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम इंटीजर, इसको क्या माना था, को प्राइम इंटीजर माना था। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इनका एक कॉमन फैक्टर निकल चुका है। हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी, यहां हम देख सकते हैं कि दैट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 3। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो P और Q है उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 है। इसका मतलब P और Q को प्राइम इंटीजर नहीं है, और जो P और Q है वो को प्राइम इंटीजर नहीं है, तो इसमें क्या है यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है, और जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। हियर कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन दैट आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, our assumption was wrong that root 3 is rational। मतलब कि हमारा ये एजम्पशन गलत है कि जो रूट 3 है वो रेशनल है। सो देयरफॉर या वी कंक्लूड दैट, हमने यहां पर क्या कंक्लूजन निकाला। अब देखो दो तरीके होते हैं, या तो कोई चीज होगी या फिर नहीं होगी। अब हमने क्या किया है कि जो रूट 3 है हमने ये बोल दिया कि ये गलत है, ये रॉन्ग दैट कि रूट 3 इज रेशनल। हमने ये बात गलत सिद्ध कर दी कि जो रूट 3 है वो रेशनल है। तो जब ये बात गलत है तो फिर क्या होगा कि वो रूट 3 जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो देयरफॉर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम किसी एक नंबर को जो कि इरेशनल है तो उसको इस तरीके से हम प्रूव करेंगे, इस तरीके से हम उसको दिखाएंगे। कहीं भी स्टेप कम ज़्यादा थोड़े बहुत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखनी है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो हमारा कंटेंट है, यानी जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो हमारी एग्जाम में सही रहनी चाहिए, सही तरीके से हमको लिखनी है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो चलते हैं। तो आइए अब हम एक अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल एंड वी नो दैट रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। मतलब हमको पता है कि रूट 3 तो इरेशनल है, तो हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। इससे पहले हमने देखा था कि जो रूट 3 है उसको हम किस तरीके से इरेशनल प्रूव करेंगे। तो जैसे रूट 3 किया था सेम एज रूट 2 भी होगा, सेम एज रूट 5, रूट 7। तो जो भी आपका रेशनल नंबर है कोई भी होगा तो उसी तरीके से हम उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, बस कुछ उसमें जो नंबर हैं, जैसे जहाँ रूट 3 हमने प्रूव किया था तो यहाँ पे 3 लिखा था, तो अगर रूट 5 प्रूव करना है आपको तो वहाँ पे आपको 5 लिखना है। जो रूट 7 करना है तो वहाँ पर आपको 7 लिखना है 3 की जगह पर। बस बाकी सब कुछ प्रोसीजर वही रहने वाला है, सारी स्टेटमेंट वही रहेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 को रेशनल प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे रेशनल मानना पड़ेगा और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर आखिरी में कहना पड़ेगा कि हमारी बात गलत थी, कि हमने ये गलत मान लिया है कि जो ये नंबर है वो रेशनल है। तो जब ये बात गलत है कि जब वो रेशनल है तो फिर क्या होगा, तो होगा ये कि जो नंबर ये है वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको हमें रेशनल मानना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दैट हम मान लेते हैं कि
5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल। हमने इसको क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। और जब हमने इसको रेशनल मान लिया है तो हमें इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर यानी 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, हमने इसको लिख लिया। और जहां पर पी और क्यू क्या है? को प्राइम इंटीजर है, या फिर हम इंटीजर कह सकते हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है। यहां पे सिर्फ इंटीजर कहेंगे, को प्राइम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पी एंड क्यू आर इंटीजर, एंड जो क्यू है वो क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इनके बदलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे कि जो माइनस रूट 3 है इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां से प्लस का उधर आया क्या हुआ? माइनस का। और जब ये माइनस है इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? जो माइनस का नंबर है वो क्या होगा? प्लस का, और जो प्लस का नंबर है वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। और इसके बाद अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जो इरेशनल नंबर आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी इसमें जो दिखाई दे रहा है, जैसे हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि जो रूट 3 है वो क्या है? इरेशनल है, तो उसको बिल्कुल सेपरेटली अलग लिख लेना है। किसी भी तरीके से रीअरेंज करके उसको हमें सेपरेट लिखना है। और अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जब हमने लिख लिया कि रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन में क्यू, यहां पर सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, सिंस हमको पता है कि सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, कि पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। सो देयरफॉर 5 माइनस पी अपॉन क्यू क्या होगा? इज अ रेशनल, ये रेशनल होगा, ठीक है। इरेशनल है 5 माइनस पी अपॉन में क्यू। बट वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल, लेकिन हमको पता है कि जो रूट 3 है वो क्या है? इरेशनल है। अब यहां पर जब दो क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? जब हमें ऑलरेडी ये पता है कि रूट 3 क्या है? इरेशनल है, तो जब ये इरेशनल होगा तो इरेशनल के इक्वल में क्या होगा? इरेशनल क्वांटिटी ही होगी। तो ये जो है, जो हमारा एजप्शन है वो क्या हो गया? रॉन्ग। यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, या हम कह सकते हैं बट रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल, रूट 3 क्या है? इरेशनल है, इसलिए इरेशनल नहीं हो सकता है। तो यहां पर हमारे एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। सो देयरफॉर हियर कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, विरोधाभास, फिर वही विरोधाभास हुआ। यानी जो हमारी बात थी, जो हमने पहले मानी थी या कही थी, वो क्या हो गई? गलत हो गई, उसमें विरोध उत्पन्न हो गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हम अवर एजम्पशन वाज wrong that कि 5 minus root 3 is a rational. So therefore our assumption was wrong. क्या गलत है? that 5 minus root 3 is rational. ये बात गलत है या गलत सिद्ध हो गई है कि जो 5 minus root 3 है वो क्या है? रेशनल है। So therefore 5 minus root 3 is irrational. तो इस तरीके से रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो हमने इस पूरी वीडियो में पूरा जो हमारे जो टॉपिक थे सारे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और बाकी जो हमने उनका जो एप्लीकेशन देखा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन देखे, और हमने देखा कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर कवर होता है। तो ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।